कक्षा 10वीं के छात्रों का राजहंस पाठशाला में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 लखनवी अंदाज। इस पाठ के पहले भाग में हम जानेंगे लेखक के बारे में, पाठ परिचय समझेंगे और भावार्थ विस्तार पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। सबसे पहले लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। इनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई और उसके बाद में वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में चले गए, जहाँ से उन्होंने बीए किया। वहाँ पर उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। भगत सिंह और सुखदेव से कौन परिचित नहीं है हमारे देश में। हम जानते हैं कि महान क्रांतिकारियों के रूप में ये प्रख्यात हुए और इन्होंने हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे को स्वीकार किया। तो ये इनके मित्र थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, क्योंकि इनसे मित्रता थी। इसलिए स्वाभाविक था कि ये क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए थे, इसीलिए इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। देखिए, क्योंकि इन्होंने देश को और देश की गरीबी को और उन पुराने हालात को देखा था, जिसमें किस तरह से स्ट्रगल करके हमारे भारतीय लोगों ने अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाया है। धीरे धीरे करके यह जो संघर्ष है चलता रहा है वर्षों तक और आज भी चल रहा है। इसलिए यशपाल जैसे लेखक आम आदमी, आम भारतीय के बारे में लिखते हैं। सरोकार का मतलब है उनसे संबंध है, आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, यानी कि आम आदमी से संबद्ध बातें, उनसे जो रिलेटेड बातें हैं वो इनके रचनाओं में हमें मिलती हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी का मतलब है जो सच्चाई कहने वाले या रियलिटी से जुड़ा हुआ लेखन करते हैं। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक विषमता की तरफ ध्यान है इनका। सामाजिक विषमता का मतलब है समाज में भेदभाव, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पे हो, धन के आधार पे हो, पद के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, किसी भी आधार पे हो। राजनीतिक पाखंड, यानी राजनीति में जो स्वरूप दिखाई देता है नेताओं का और असलियत में वो जो हैं वो पाखंड कहलाता है। जब वो दोनों अलग अलग होते हैं, यानी बाहरी चेहरा और अंदरूनी चेहरा अलग अलग होता है, तो वो राजनीतिक पाखंड कहलाता है। और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। रूढ़ियाँ कौन सी होती हैं? जो ऐसी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं और हो सकता है कि जब वो शुरू हुई हों उस समय वो कहीं रेलेवेंट हों, लेकिन समय के साथ साथ जब हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं और चुपचाप उनको मानते चले जाते हैं आँख मूंद करके, चाहे ज़माना बदल गया हो, चाहे आज वो रूढ़ी, वो रीति रिवाज प्रासंगिक ना हो, रेलेवेंट ना हो, तो वो रूढ़ियाँ जर्जर हो जाती हैं। उन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए समय समय पर हमारे लेखक और साहित्यकार रूढ़ियों के खिलाफ बोले हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। ये उनकी कुछ कहानी संग्रह हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। ये विशेष उपन्यास है, ये याद रखना चाहिए। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कभी भी खाली समय में अवश्य पढ़िए इस उपन्यास को। भारत के विभाजन, भारत का जो पार्टीशन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस पर ये एकदम आंखों देखा दस्तावेज है। उन्होंने अपनी आंखों से जो पंजाब में देखा था, जो दुर्घटना घटी थी हमारे देश के साथ, उसका बहुत ही सुंदर और सच्चा चित्रण इसमें दिखाई देता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। ये नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। भाषा उनकी बड़ी स्वाभाविक है, नेचुरल है। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी आम सी जो लोग समाज में बोलते हैं वैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। और सजीवता है, सजीवता का मतलब है जब हम भाषा को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये घटना सुनाई नहीं जा रही, बल्कि हमारे सामने जीवित रूप में, लाइव रूप में चल रही है। जैसे हम टीवी वगैरह के प्रोग्राम देखते हैं, लाइव देखते हैं, उसी तरह से हमें पढ़ते हुए अनुभव होता है कि ये सब कुछ हमारे सामने लाइव घटित हो रहा है। अब आइए जानते हैं पाठ परिचय के बारे में, यानी इस पाठ में, यानी लखनवी अंदाज में क्या विशेष बात कही गई है।
यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। देखिए, लखनवी अंदाज लिखा क्यों था, उसका उद्देश्य होता है, हर कृति को लेखक किसी खास उद्देश्य से, किसी खास एम के साथ लिखता है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या था, एक व्यंग्य के रूप में उसको लिखना था। व्यंग्य का मतलब होता है सटायर, यानी किसी ऐसे मजाक के फॉर्म में लिखना जो मजाक सीधा साधा हल्का फुल्का नहीं है, बल्कि उसमें बहुत गंभीर बात, बड़ी सीरियस बात कही जाती है, वो व्यंग्य कहलाता है। तो लखनवी अंदाज एक व्यंग्य लिखा था यशपाल ने, और ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। क्या मतलब है इसका, कि कथ्य का मतलब है जो कुछ कहने योग्य हो, कुछ मतलब कहानी के पीछे कोई एम तो हो, कुछ कंटेंट तो हो, तभी तो कहानी लिखी जा सकती है। और कुछ कहानीकार, इनके समय में नई कहानीकार जो नई कहानी लिखते थे, एक विधा थी, खास तौर पे एक नाम बन गया था, एक खास वर्ग बन गया था नए कहानीकारों का। वो ये कहते थे कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है, यानी कि हमारे पास में कहने को कुछ नहीं है, फिर भी हम कहानी बना सकते हैं। तो इस पर एक व्यंग्य था, इसलिए लिखा था लखनवी अंदाज। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बार कुछ नहीं होता आदमी के पास में, तो भी वो ये शो करता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ। वैसा ही ये पाठ भी है। तो ऐसा कहने का इनका प्रयास था, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी इस रचना को पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो महान लेखक और रचनाकार होते हैं, उनकी रचनाओं में कुछ विशेषता होती है। तो इसकी क्या विशेषता है कि हम अलग से भी अगर इसको पढ़ें तो एक हंसी मजाक का, एक व्यंग्य का हमें एक सुंदर इस रचना के अंदर प्रस्तुति दिखाई देती है, अभिव्यक्ति दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि एक अपने आप में सेपरेट रचना है। और जब हम इस बात के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ते हैं कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है, नए कहानीकारों के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इसके अंदर तो यशपाल ने बहुत सीरियस बात कही है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। हमारे समाज में, हमारे देश में और ज़्यादातर कई देशों में ऐसा होता है कि सामंती वर्ग का मतलब पैसे वाला वर्ग, जो एलिट सोसाइटी होती है, जो सोचते हैं कि हमारा जीवन केवल और केवल पैसे से जुड़ा हुआ है, ऐशो आराम से जुड़ा हुआ है, जब वो पतनशील होता है, यानी वैसे उनके अंदर गिरावट आ रही है, यानी पैसा कम होता जा रहा है या गरीबी आती जा रही है, लेकिन उनको दिखाना ये है कि हम आज भी अमीर हैं, उन पर यहाँ पर कटाक्ष है। कटाक्ष का मतलब एक बड़ी तीखी सी बात कही है यशपाल ने, जो वास्तविकता से बेखबर है, असलियत की ज़िंदगी से ये लोग बेखबर होते हैं। यानी जो रियलिटी है लाइफ की, अगर हमारे पास पैसे कम हैं, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, वो हमारे जीवन की वास्तविकता है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, जो पुराने रईस रहे होते हैं, वो एक बनावटी जीवन शैली के आदी हो जाते हैं। आदी का मतलब उसकी आदत हो जाती है उनको दिखावटी जीवन शैली की। घर से बाहर निकलते ही उनके चाल ढाल, रहन सहन, खान पान, कपड़े पहनना, गाड़ी में जाना आना, नौकर चाकर, ये सब जो जीवन शैली है, इसकी उनको इतनी आदत हो जाती है कि वो वास्तविकता के अनुसार जी नहीं पाते। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर जीते हैं, पैरासाइट। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने ऊपर कम डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरे के अनुसार चलते हैं, यानी कि उनका जो जीवन होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसा समाज जो है, इसके ऊपर इनका कटाक्ष है। बहुत सुंदर। आप पाठ पढ़ेंगे तो आप भी निश्चित रूप से यशपाल के मुरीद हो जाएंगे, प्रशंसक हो जाएंगे, जब देखेंगे कि क्या स्टाइल है उनका लिखने का, क्या अनोखा अंदाज है लखनवी अंदाज को लिखने का। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। पाठ के अंदर क्योंकि लखनवी अंदाज की बात हो रही है, लखनऊ के नवाब साहब की बात हो रही है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि कुछ फ़ारसी शब्द आए हैं। तो इनका शब्द का अर्थ मैं बताती चलूँगी आपको, और बाद में शब्दार्थ का अलग से हम डिस्कशन भी करेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल का मतलब होता है लोकल,
जो किसी मेन शहर के आसपास के जो आउटस्कर्ट्स की छोटी छोटी जगहें हैं वहाँ तक पहुँचाती है। ऐसी पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में फुंकार रही थी। ये उस समय की ट्रेन है जब स्टीम इंजन होता था, तो बार बार वो सीटी दे रही है और धुआं छोड़ रही है, यानी कि वो जल्दी हो रही है उस ट्रेन को निकलने में, यानी ट्रेन के चलने का टाइम हो चुका है, वो सीटी पर सीटी दे रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब थोड़ा सा समझिए, ये ज़माना था अंग्रेज़ों का जिसमें कि ट्रेन स्टार्ट हुई थी। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे देश में रेल अंग्रेज़ लेकर आए थे, और अंग्रेज़ जो थे रेल के 3 क्लास बनाए थे उन्होंने। फर्स्ट क्लास के अंदर अंग्रेज़ या बहुत ही ऊंची सोसाइटी के भारतीय, जैसे राजा महाराजा वगैरह, वो सफ़र कर सकते थे, अन्यथा अंग्रेज़ ही उसमें सफ़र करते थे। और सेकंड क्लास जो था उसमें जो अमीर लोग होते हैं, समाज के अन्य अमीर लोग, वो जा सकते थे। और थर्ड क्लास की जो जनरल क्लास थी उसके अंदर आम जनता भेड़ बकरियों की तरह भर के जाया करती थी। तो यशपाल, क्योंकि उस समय के कुछ पढ़े लिखे तबके के व्यक्ति थे, थोड़े से पैसे वाले थे, यानी उच्च वर्ग के थे, इसलिए उन्होंने ये लिखा है कि दाम अधिक लगते हैं। हालांकि महंगी ट्रेन है, क्योंकि थर्ड क्लास या आम जनता जिसमें जनरल डिब्बा जो है उसमें जाने पर कुछ कम पैसे लगते, लेकिन हमने क्या सोचा कि हम सेकंड क्लास में चले जाते हैं, यहाँ की टिकट मिल जाएगी, थोड़े से अधिक दाम पर लगेगी, लेकिन हमें पास ही जाना, इसलिए वो अखरेगा नहीं कि हमने महंगी टिकट ली। दूर तो जाना नहीं था, ज़्यादा दूर का स्टेशन नहीं था मेरा। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए क्या सोचा, पहले तो कि भीड़ से बच जाएंगे। भीड़ कहाँ है? जनरल डिब्बे में है। एकांत में नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे, क्योंकि कहानीकार हैं तो उनके दिमाग में अलग अलग कहानियों के प्लॉट्स चलते रहते हैं, अलग अलग तरह की कथा वस्तु सोचते रहते हैं। इससे सोचा कि अकेले में बैठेंगे शांत जगह पर, नए कहानी के बारे में सोचेंगे। और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मैंने क्या किया कि साथ साथ खिड़की के प्राकृतिक दृश्य भी दिखते रहेंगे तो अच्छा सफ़र कट जाएगा। ये सब सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। तो इस पे प्रश्न आता है, आप ध्यान रखिएगा। पहली बात, भीड़ से बचना चाहते थे। दूसरी बात, एकांत में नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। तीसरे, प्राकृतिक दृश्य देखना चाहते थे। इसलिए महंगे होने पर भी उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट ली, क्योंकि उन्हें दूर नहीं जाना था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। गाड़ी चल पड़ी थी, लगभग छूट जाती अगर हम जल्दी नहीं करते तो थोड़ा भागेंगे। भाग कर इनके सामने सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा पड़ा। इन्होंने देखा दूर से तो ऐसा लगा डिब्बा खाली है, तो आराम से यहाँ इसमें बैठ के जाएंगे, जैसा कि इनका विचार था। लेकिन अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, इससे उल्टा, जैसा अंदाज़ा लगाया था उसके उल्टा क्या हुआ, डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी डिब्बे में जन था, इंसान था। कोई एक इंसान था उस डिब्बे के अंदर। जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था उसके विपरीत, उसके उल्टे क्या हुआ, डिब्बे के अंदर कोई इंसान था। कौन था वो इंसान? एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। ट्रेन की जो बर्थ थी उस पर लखनऊ की नवाबी नस्ल, नस्ल का मतलब होता है एक तरह से प्रजाति या स्पीसी जिसको हम कहते हैं। नवाबों की भी एक खास नस्ल, एक खास ढंग के ही लोग होते हैं ये। जैसे किसी जाति प्रजाति के अंदर अपने एक कुछ कॉमन गुण होते हैं, हर जगह एक जैसे ही प्रजाति के जो जीव या प्राणी हमें दिखाई देते हैं उनमें सामान्य गुण एक जैसे होते हैं। इसी तरह से नवाबों के अंदर भी कुछ खास गुण होते हैं। तो उस नस्ल का एक आदमी बैठा हुआ था। कैसे थे वो? सफ़ेद पोश सज्जन। सफ़ेद पोश शब्द का अर्थ समझ लीजिए। सफ़ेद पोश का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे चरित्र वाला या बहुत ही इज्जतदार समाज के अंदर हो, ऐसे एक सज्जन बैठे हुए थे। असल में पोश का मतलब होता है ड्रेस, कपड़ा, और सफ़ेद का मतलब होता है सफ़ेद, वाइट। तो
सफ़ेद कपड़े वाला, वैसे तो अर्थ इसका ये होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी सेंस लगानी पड़ेगी। सफ़ेद का मतलब होता है जिस पे कोई दाग नहीं है। तो जिसका ऐसा चोला हो, यानी कि जो ऐसा आदमी हो जिसके चरित्र पर कोई दाग ना हो, समाज में जो इज्जत पाता हो, इज्जतदार इंसान, बड़ी सुविधा से बड़े आराम से पालथी मारकर बैठा हुआ था। पालथी मारने का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे हम ज़मीन पर बैठते हैं, दोनों घुटनों को मोड़कर एक पैर दूसरे पर रखकर, उसको पालथी मारना कहते हैं। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। क्या दृश्य देखा मैंने एंटर करते ही कि एक तौलिया है और तौलिए के ऊपर 2 खीरे पड़े हैं। साफ सुथरे चिकने से खीरे हैं, यानी शायद अभी अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने खरीदे होंगे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। हम सहसा कूदे, सहसा का मतलब अचानक ट्रेन के अंदर कूदे, क्योंकि ट्रेन बाहर निकल जाती, छूट जाती, इसलिए दौड़कर चढ़े तो अचानक एंट्री हुई ट्रेन के डिब्बे के अंदर। तो सज्जन की आंखों में एकांत का जो भाव था, अकेले एकांत चिंतन जो करना चाहते थे, अकेले जो सोचना चाहते थे, विचार करना चाहते थे, उसमें विघ्न आ गया, बाधा आ गई और उसके कारण असंतोष पैदा हुआ। असंतोष का मतलब वो डिससेटिस्फाइड से हो गए, बेचैन से हो गए, उनकी आंखों में वो बेचैनी दिखाई दी। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। क्या सोचने लगे हम, क्योंकि यशपाल खुद कहानीकार हैं, तो उसी एंगल से सोच रहे हैं कि जैसे मैं कहानी के बारे में सोचना चाहता था, शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हो और उस सूझ की चिंता में हो। सोच रहे हो, उनके दिमाग में वो प्रक्रिया चल रही हो, किसी कहानी के बारे में सोच रहे होंगे। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, किस चीज़ में बाधा आई, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। उनको संकोच हो गया, एक हेजिटेशन हो गया किस चीज़ का, ये खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु। खीरा जो है सस्ती सब्जी मानी जाती है। अपदार्थ वस्तु का मतलब है जो पदार्थों के भी पदार्थ जैसा नहीं है, यानी बिल्कुल नगण्य घटिया किस्म का जो पदार्थ है, उसको उसका शौक करते देखे। शौक का मतलब है उसको खाते हुए देखना या उसको यूज़ करते हुए देखना। ये नवाब साहब को लगा कि मैं नवाब होकर खीरे जैसी घटिया और सस्ती वस्तु को खाते हुए या उसको यूज़ करते हुए देखा गया, पकड़ लिया गया मैं, इसका संकोच हो रहा है उनको। क्यों? क्योंकि नवाब साहब तो रईस हैं। आपको ध्यान होगा तो शुरू में हमने परिचय पढ़ा था तो ये बताया था कि कई लोग बनावटी जीवन शैली जीते हैं क्योंकि वो सामंती वर्ग के हैं। तो नवाब साहब कहलाते तो पैसे वाले हैं, ऊंचे वर्ग के हैं, और वो खीरे जैसी घटिया वस्तु खा रहे हैं। इस चीज़ का उनको संकोच हुआ कि मुझे एक इंसान ने, एक पढ़े लिखे आदमी ने देख लिया खीरे जैसी वस्तु को यूज़ करते हुए। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति का मतलब साथ। जैसे हम भारतीयों की आदत है कि ट्रेन में, बस में जब भी सफ़र करते हैं, हमारे पास में जो बैठा होता है हम उससे दोस्ती बना लेते हैं, हम उससे परिचय कर लेते हैं, फिर लंबी बातचीत होती है और ऐसे ही सफ़र कट जाता है। लेकिन यहाँ पर नवाब साहब को संगति अच्छी नहीं लगी। संगति का मतलब साथ अच्छा नहीं लगा, उसके लिए उन्होंने उत्साह, कोई जोश नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। जब हमसे कोई बात नहीं करना चाहता तो हमारे अंदर कई बार आत्मसम्मान जगता है कि मैं भी कोई घटिया थोड़ी हूँ, मैं कोई किसी से कम थोड़ी हूँ। इसलिए यशपाल को लगा कि हमें भी अपना आत्मसम्मान दिखाना चाहिए और चाहते हुए भी इन्होंने आंखें चुरा ली। आंखें चुरा ली एक मुहावरा है, यानी कि आंखें नहीं मिलाई, कहीं और देखने लग गए। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यशपाल अपने बारे में कह रहे हैं ठाली का मतलब खाली। जब कोई भी काम ना हो तो हमारी क्या आदत है कि हम कल्पना करते रहते हैं। कल्पना का मतलब है एक इमेजिनेशन दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि साहित्यकारों के दिमाग में अक्सर इमेजिनेटरी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कल्पना करते रहने की हमारी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब हमारा दिमाग क्या चलने लगा, हम सोचने लगे नवाब साहब को मेरे आने से इतनी असुविधा क्यों हुई, इतनी इनकन्वीनियंस क्यों हुई, या इतना हेजिटेशन, संकोच क्यों हो रहा है। अंदाज़ा लगाने लगे, अनुमान करने लगे। क्या संभव है, पहला क्या अनुमान लगा, संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो। पहला संकोच उनको क्यों हो रहा होगा कि
सोचा होगा सेकंड क्लास के डिब्बे में वैसे तो जल्दी से कोई जाता नहीं, या तो सीधे थर्ड क्लास के डिब्बे में जाते हैं क्योंकि भारतीयों के पास में पैसा नहीं है, गरीब हैं ज़्यादातर लोग, या फिर फर्स्ट क्लास में अंग्रेज़ जाते हैं तो सेकंड क्लास तो खाली मिलेगा। नवाब साहब अकेले यात्रा करने चाहते थे, किफ़ायत के विचार से। किफ़ायत का मतलब पैसा बचाने के विचार से। पैसा क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि वैसे तो नवाब होने के कारण उनको फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाना चाहिए था, लेकिन किफ़ायत यानी बचत का विचार आया उनके मन में कि सेकंड क्लास की टिकट फर्स्ट क्लास से सस्ती मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। अब संकोच क्यों हो रहा है कि एक नवाब को सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करते हुए यशपाल ने देख लिया, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता है। देखिए अब क्या चीज़ गवारा नहीं हो रही, क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि शहर का कोई सफ़ेद पोश का आपको अभी अर्थ बताया था, कोई इज्जतदार आदमी उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। क्या चीज़ सहन नहीं हो रही कि मुझे शहर के पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी ने मंझले का मतलब बीच का दर्जा कौन सा है? दूसरा, पहले और तीसरे के बीच का जो दर्जा यानी क्लास, सेकंड क्लास में सफ़र करते देख लिया है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? क्या संकोच हो रहा है कि अकेले सफ़र होगा, टिकट में कुछ पैसे बचाए, दूसरे खीरे को खरीद के फिर पैसे बचाए, और अब क्या हुआ? खीरा खाने की पूरी तैयारी थी, अकेले खा सकते थे खीरा, अब एक इज्जतदार आदमी ने सामने खीरों को और देख लिया। तो क्या सोच रहा होगा ये आदमी कि नवाब होकर सेकंड क्लास में सफ़र करता है, नवाब होकर खीरे जैसी घटिया चीज़ खाता है, इस पे मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? इस चीज़ का संकोच है शायद इनको, ऐसा वो सोचने लगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों का मतलब है आँखों के कोनों से, आँखों के किनारों से। कई बार हम जब सामने वाले को शो नहीं करना चाहते कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं, तो हम कई बार आँखों के किनारे की तरफ अपनी पुतली घुमाकर साइड से देखते हैं, और उसका उद्देश्य क्या होता है? हम देखना भी चाहते हैं लेकिन साथ साथ ये शो करना चाहते हैं कि हम आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब को सूझा नहीं कुछ भी कि क्या करें, मन तो है खीरा खाने का। थोड़ी देर तक वो गाड़ी की खिड़की के बाहर देखते रहे और स्थिति पर गौर करते रहे, विचार करते रहे कि क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उन्होंने सोचा कि बातचीत शुरू करनी चाहिए यशपाल से, और कोई तरीका नहीं है क्योंकि अब ये तो मेरे साथ सफ़र करेंगे। तो नवाब साहब ने क्या बोला? ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। संबोधन का मतलब हमें एड्रेस किया, हमारी तरफ इशारा करते हुए बात की। आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? आदाब अर्ज़ यानी नमस्कार, जनाब यानी हे सज्जन, खीरे का शौक़ फरमाएंगे यानी आप खीरा खाएंगे क्या? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यशपाल को क्या चीज़ बुरी लगी? अभी तक तो बिल्कुल मुंह फेर कर बैठे हुए थे, कोई मतलब नहीं रख रहे थे, अब अचानक इतने विनम्र हो गए, इतने अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं। ये भाव परिवर्तन अचानक क्यों हुआ? हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि पहले उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। भांप लिया यानी अंदाज़ा लगा लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। आप यानी वो नवाब साहब। क्या समझ लिया कि आप यानी वो नवाब साहब शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, शराफत का मतलब बड़ी सज्जनता का, गुमान यानी एक गलत फहमी बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली जो आम इंसान होते हैं, आम लोग जो बातों में आ जाते हैं, उनकी हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लथेड़ना का मतलब होता है उसमें इंक्लूड कर लेना चाहते हैं, खींच कर हमको ज़बरदस्ती मामूली लोगों में समेटना चाहते हैं। सोचते हैं जैसे मामूली लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, ऐसे ही हम भी इनकी मीठी मीठे बोलों से, इनकी सज्जनता भरे विनम्र व्यवहार से प्रभावित हो जाएंगे। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। बातों में नहीं आए यशपाल, और उन्होंने क्या जवाब दिया? शुक्रिया यानी थैंक यू, किबला शौक़ फरमाएं, आप इसका मज़ा लीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया। अब नवाब साहब हैं तो लखनवी संस्कृति वाले, बहुत तहजीब वाले होते हैं, तो अब फिर सोचा कि इन्होंने तो मना कर दिया, अब मैं खीरा कैसे खाऊं? इसे खिड़की के बाहर फिर देखने लगे और सोचने लगे अब क्या किया जाए, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब दूसरी चीज़ सोच ली। अब क्या सोचा कि अब ये सामने वाला आदमी तो खीरा खाएगा नहीं, तो
अब कुछ और करना चाहिए, यानी कि ये हमें ऐसा मूर्ख ना समझे कि हमारे सामने खीरे क्यों हैं, इससे हम ये दिखा दें कि हम खीरों का क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने नीचे रखा हुआ तौलिया अच्छे से झाड़ा, सामने बिछाया और उसके ऊपर अब खीरे रखे। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। फिर क्या किया, ये भी दिखाया कि हम कितने साफ सुथरे ढंग से ये खीरे खाना चाहते हैं। तो खीरों को लिया, खिड़की के बाहर किया और उसको अच्छे से धोया। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, उस समय ट्रेन्स में खिड़कियों के अंदर ये जो ग्रिल्स हैं वो नहीं लगी होती थी, ओपन होती थी खिड़कियाँ। तो इन्होंने खीरे धोए और फिर तौलिए से पोंछ लिए गीले हो जाने पर। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटकर उन्हें गोद कर झाग निकाला। ये देसी खीरे जो होते हैं वो कड़वे होते हैं असल में, इसलिए इनका प्रयोग करने का क्या तरीका है कि ऊपर और नीचे से इनका ढक्कन से जैसा हटा दिया जाता है। उसके बाद में उस पर नमक लगाया जाता है और जैसे फोर्क होता है, जैसे कांटा होता है, इस तरह की किसी चीज़ से भी उसमें थोड़े थोड़े छेद से किए जाते हैं, उसको गोदा जाता है और फिर ऊपर कटे हुए ढक्कन जैसे भाग को रगड़ा जाता है। उससे क्या होता है, खीरे का झाग निकलता है और झाग निकलता है तो उसकी कड़वाहट निकल जाती है। तो नवाब साहब ने वही किया, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात का मतलब बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब उन्होंने क्या किया, बड़ी सावधानी से धीरे धीरे चाकू को, ये जैसे अब आलू के छिलके छीलने वाला जो चाकू है उस ज़माने में तो होता नहीं था, तो सिंपल जो चाकू था उससे पतले पतले छिलके अच्छे से उतारे। उसके बाद में खीरों की फांकें काटी और फिर तौलिए पर उन फांकों को सुंदर ढंग से सजाते चले गए। लखनऊ स्टेशन का पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। अब लखनऊ स्टेशन से क्योंकि चले थे और यहाँ पर खीरा बेचते हैं जो लोग, वो जानते हैं कि खीरे को इस्तेमाल, इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, इसको कैसा खाने योग्य बनाना चाहिए। ग्राहक के लिए ज़ीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। क्या करते हैं, वो खीरे के साथ अपने ग्राहक को ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च मिलाकर एक पुड़िया देते हैं, जिससे कि वो जब खीरा खाएगा तो उस पर वो मसाला डाल सकें, उसका मिला जुला मसाला। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर ज़ीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब जो मसाला था वो उन्होंने उन फांकों पर डाला, ज़ीरा और नमक डाला और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी का मतलब है सुर्खी यानी लाल रंग, बुरक दिया मतलब छिड़क दिया। लाल मिर्च छिड़की तो वो सुंदर लग रही थी उसके ऊपर छिड़की हुई। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। उनकी जो प्रत्येक भाव भंगिमा थी, यानी उनके अलग अलग एक्शंस तो जो थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस या उनकी बॉडी लैंग्वेज, जबड़ों का स्फुरण यानी जो जॉज हिल रहे थे। जब हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, गोलगप्पे वगैरह इस तरह की चीज़ें जिनसे हमारे मुंह में पानी आता है, तो देखिए कि जबड़े भी चलते हैं, जॉज हिलने लगते हैं, उसको स्फुरण कहा जाता है। स्फुरण यानी हिलना। तो भाव भंगिमाएं और जबड़ों के स्फुरण से ये साफ दिखाई दे रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। साफ नज़र आ रहा था क्योंकि उनके गले में रह रह के मुंह के पानी की घूंट उतर रही थी। तो हम उन्हें क्या नज़र आ रहा था कि उनको खीरे के रसास्वादन की कल्पना हो रही है। रसास्वादन का मतलब उसका जो टेस्ट है, उसकी कल्पना, उसकी इमेजिनेशन से वो प्लावित हो रहा है। प्लावित का मतलब है पानी से भर गया, मुंह में पानी आ गया अच्छे से। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। हम यानी यशपाल अपनी कनखियों से, जैसे मैंने बताया, आँखों के किनारों से देखते हुए मन ही मन सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, यानी ये नवाब साहब बड़े पैसे वाले बनते हैं, अपने आप को बड़े ऊंची सोसाइटी के दिखाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लोगों से बचना चाहते थे, सेकंड क्लास में बैठे हुए थे, खीरा खाना चाहते थे। असलियत आ गई इनके सामने कि कितने बड़े नवाब हैं, कितने बड़े रईस हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बेचारों ने फिर से पूछा सामने बैठे यशपाल से। सोचा कि शायद इस बार वो तैयार हो जाएं
और उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहा, शौक कीजिए, यानी आप इसको खाइए। लखनऊ का बालम खीरा है। बालम यानी प्रिय प्रिय चीज़ है लखनऊ के लोगों की खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब यशपाल भी अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि इतनी बढ़िया लग रही थी खीरे की वो जो फांके हैं जिन पे नमक मिर्च छिड़क दिया गया था, और उससे वो पनिया रही थी। पनियाती फांके का मतलब है उन फांकों से पानी सा निकलने लगा था। हम देखते हैं खीरे के ऊपर आप नमक डाल दें तो वो पानी छोड़ने लगता है। तो वो रसीली सी जो फांके थी उनको देखकर मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्या करूं, इनकार कर चुका था, मना कर चुका था। कई बार हमारे मन में होता है, लेकिन हम मजबूरी में या स्वाभिमान के कारण जब मना कर देते हैं तो उस बात को हमें रखना पड़ता है। वही मजबूरी अब यशपाल की है। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मेदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। यशपाल ने क्या जवाब दिया, आत्मसम्मान निभाते हुए, यानी जो आत्मसम्मान की बात थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी कि मैं तो मना कर चुका, अब उसी को निभाना ठीक समझा। मुझे लगा कि अब मना कर दिया तो कर ही दिया, अब हाँ नहीं भरेंगे खीरा खाने के लिए। और उत्तर क्या दिया, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब का मतलब इच्छा महसूस नहीं हो रही। मेदा भी ज़रा कमज़ोर है। मेदा का मतलब है लिवर, ज़रा कमज़ोर है हमारा, और जो जिनका लिवर कमज़ोर होता है उनको खीरा पचता नहीं है। किबला शौक फरमाइए, प्लीज़ आप शौक फरमाइए, आप खाइए। यशपाल ने फिर मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण, तृष्णा का मतलब होता है प्यास, सतृष्ण का मतलब प्यासी आंखों से। प्यासी आंखें क्यों थी, क्योंकि नवाब साहब तो खाना चाहते थे। अब मजबूरी ये हो गई कि सामने बैठा हुआ इंसान खाने को तैयार नहीं है। शेयर करता तो वो भी खा लेते, अब वो खाने को तैयार नहीं है तो वो कैसे खाएं, क्योंकि उनको अपनी तहजीब का ध्यान भी रखना है। तो बस प्यासी आंखों से बेचारों ने नमक मिर्च के संयोग से, यानी उनके खीरे के ऊपर डल जाने से जो चमकती हुई, पनियाती हुई, पानी की जिसी जो चमक आ गई थी खीरों पर, उनकी फांकों की तरफ देखने लगे। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस ली बेचारों ने, और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। होठों तक ले जाने का मतलब था कि खा रहे हों जैसे, इस तरह की का अभिनय करने लगे। फांक को सूंघा, खुशबू ली, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। इतना स्वाद था उसकी कल्पना के अंदर कि खुशी के मारे आंखें मुंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। मुंह में पानी भर आया और साफ दिखाई दिया कि गले से पानी की घूंट उतर रही है। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब क्या विचित्र उन्होंने देखा कि ये सब स्वाद ले लिया, जैसे खाया ही हो, जैसे उससे खाने से मुंह में पानी आ गया हो। लेकिन अनोखी क्या घटना घट गई इस बीच में। नवाब साहब ने वो फांक ली और खिड़की के बाहर उसको फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दे गए। अब क्या किया नवाब साहब ने कि ऐसे ही हर खीरे की फांक को नाक के पास लाते, खुशबू लेते। वासना का मतलब है खुशबू लेना। उससे जो रसास्वादन, रस, उसका जो टेस्ट है वो उनके मुंह में आता, और फिर उसको लेकर ही वो खिड़की से उस फांक को फेंक देते। यानी उसका कोई टेस्ट नहीं लिया उन्होंने, एक बार भी खाई नहीं, बस खुशबू लेकर फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब क्या किया, सारी फांकों को खिड़की के बाहर फेंका। अब हाथ गीले हो गए थे क्योंकि पनियाती हुई फांकें थीं, तो तौलिए से हाथ पोंछे, होठ पोंछे, जैसे कुछ खाया ही हो, और गर्व से अब आंखें मिलाकर उन्होंने यशपाल के ऊपर ये प्रतिक्रिया दी, ऐसा शो किया घमंड के साथ, आंखें जैसे गुलाबी हो गई हों, ये दिखाना चाह रहे हों, मानो कह रहे हों ऐसे ख़ानदानी रईस करते हैं। ये उनका तरीका होता है, ये उनका स्टाइल है, ये है लखनवी अंदाज। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए।
अब बेचारे नवाब साहब जो थे, उन्होंने खीरे की छीलने और काटने की तैयारी और उसका जो इस्तेमाल किया था, उसमें इतनी मेहनत हो गई थी कि वे थक कर लेट गए। ये उनका अंदाज़ था। असल में दिखाना चाहते थे कि ख़ानदानी लोग थोड़े से काम को भी बड़े सलीके से करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं और उसके बाद में थक भी जाते हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यशपाल कह रहे हैं। तस्लीम का मतलब उनके सम्मान में सिर खम करना का मतलब है झुका लेना पड़ा। उनका सम्मान करने के लिए हमें सिर झुकाना पड़ा। यानी कि यशपाल यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं कि वाह नवाब साहब, आपकी क्या रईसी है, आपके आगे तो सिर झुकाने का मन करता है, आपके आगे हम नतमस्तक हैं। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तहजीब का होता है कल्चर, संस्कृति। ये ख़ानदानी, बड़े बड़े ख़ानदानों की कल्चर है, बड़े बड़े ख़ानदानों की संस्कृति है। नफासत का मतलब होता है सफाई, स्वच्छता। और नज़ाकत का मतलब है कोमलता। जो उनका जो कोमल अंदाज़ है जीने का, वो यहाँ पर दिखाई दिया है यशपाल को। सब व्यंग्य में कहे गए शब्द हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? हम गौर कर रहे थे, यशपाल कर रहे हैं, हम बड़े ध्यान से देख रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म तरीका कह सकते हैं। यशपाल ये चीज़ ध्यान दे रहे थे कि जिस तरह से नवाब साहब ने खीरा छीला और काटा है और जिस तरह से उन्होंने खाने की एक्टिंग किया, क्योंकि खाया तो था नहीं, तो इससे क्या खीरे की खुशबू ली जा सकती है और उसके स्वाद की कल्पना करके केवल इमेजिनेशन के आधार पर संतुष्ट हुआ जा सकता है? ये उसका क्या बड़ा सूक्ष्म, बड़ा माइन्यूट, बड़ा नफीस यानी बड़ा साफ सुथरा और एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसा तरीका कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर तृप्ति हो सकती है? अब मन में प्रश्न उठा, चलो आप इसको बहुत अच्छा, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा अमूर्त तरीका कह सकते हैं, लेकिन क्या इससे पेट भर सकता है? उदर का मतलब है पेट, तृप्ति का मतलब है उसकी संतुष्टि। क्या पेट आपका संतुष्ट हो जाएगा? क्या उसकी भूख खत्म हो जाएगी? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। जैसे ही यशपाल ये सोच रहे थे कि क्या इससे पेट भी भर सकता है, तो उसका जवाब भी नवाब साहब ने दे दिया। केवल खुशबू ही नहीं ली उन्होंने, केवल उसका रसास्वादन ही नहीं लिया, केवल उसकी कल्पना ही नहीं की, बल्कि उससे पेट भी भर गया नवाब साहब का। और उसका जो उन्होंने प्रकट किया, अपना जो तरीका है, जो अभिव्यक्ति की है, या फिर उन्होंने जिस तरह से उसकी उद्घोषणा की, उसको समझाया यशपाल को, वो कैसे समझाया? भरे पेट होने पर जैसे कोई व्यक्ति ऊंची डकार लेता है कि मेरा पेट भर गया, इस तरह से उन्होंने जोर से डकार ली। तो यशपाल पर वो ये इम्प्रेशन डालना चाहते कि हमें ऐसा ही मत समझना कि केवल हमने आपके चक्कर में खीरा नहीं खाया या दिखावा ही किया, हमारा पेट भी भर गया है। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। खीरा लजीज होता है, लजीज का मतलब टेस्टी, स्वाद होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का मतलब तो जिसे पचाने में जोर आए। नामुराद एक तरह से गाली सी दी, मीठी सी गाली, जो नामुराद यानी कि जिससे मुराद पूरी ना हो या जिससे इच्छाएं पूरी ना हो, ऐसा जो है वो मैदे पर बोझ डालता है। मैदे का मतलब होता है जिगर, लिवर। तो ये ऐसी बुरी चीज़ है जो कि लिवर पर जोर डालती है, इसलिए टेस्टी होने पर भी, क्योंकि पचाने में मुश्किल है, इसलिए हमारे लिवर पर जोर डालती है। ये समझा रहे हैं नवाब साहब कि ऐसे हमें बेवकूफ़ मत समझिएगा, मूर्ख मत समझिएगा कि हम खीरा नहीं खा रहे हैं। हम दरअसल इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिवर पर जोर डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। यशपाल क्या कहते हैं? ज्ञान के चक्षु, हमारे जो विद्या या हमारा जो नॉलेज थी उसकी आंखें खुल गई।
हमारी जो आंखें थीं ज्ञान वाली वो खुल गईं, यानी हम ज्ञानी बन गए पल भर में। पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। जहाँ से आपने परिचय शुरू किया था, जहाँ पर आपको बताया गया था कि यशपाल का मूल उद्देश्य इस लेख को लिखने का है, क्या ये लिखना चाहते हैं वो कि नई कहानी के लेखक केवल और केवल दिखावा करते हैं, वो असलियत में कहानी नहीं लिखते। अब नवाब साहब को देखकर यशपाल को पता चल गया कि ऐसे होते हैं नए कहानी के लेखक, जैसे ये नवाब साहब हैं। कैसे हैं? खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। जैसे नवाब साहब को आया था कि सिर्फ खीरे की खुशबू ली, खीरे का स्वाद की कल्पना ही की, पेट नहीं भरा है, और उससे पेट भर जाने का डकार भी लेके दिखा दिया, यानी कुछ भी उन्होंने खाया नहीं फिर भी उनका पेट भर गया। अगर ऐसा हो सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? प्रश्न ये उठता है कि भाई फिर तो नए कहानीकार जो कहते हैं कि हम नई कहानी कैसे बनाते हैं, हमारे को विचार की ज़रूरत नहीं है, हमारे को घटना की किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें पात्रों की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई आइडिया नहीं चाहिए, कोई हमारे पास में कोई इंसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी कैरेक्टर की, आर्टिस्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे में भी नई कहानी बनाई जा सकती है। अगर बिना पेट भरे नवाब साहब को डकार आ सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के नए कहानीकार भी कहानी लिख सकते हैं। ये दोनों ही वाक्य व्यंग्य में कहे हैं यशपाल ने, यानी कि उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना घटना, पात्र और विचारों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसी तरह से बिना खीरा खाए नवाब साहब का पेट नहीं भर सकता। केवल ये दिखावे की चीज़ है, बाहरी आडंबर है ये, और ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है, लखनवी अंदाज। इसके पश्चात अगले भाग में हम इस पाठ के विशेष शब्दों पर चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। याद दिलाना चाहूँगी, इससे पहले हमारे जितने भी पाठ डाले गए हैं उनको अच्छे से पढ़िए, और मैं जल्दी ही अब आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस भी डालूंगी, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। डिटेल्ड स्टडी इन चैप्टर्स की आप कीजिए, और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने को और याद करने को मिलेंगे। धन्यवाद।